आज हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सेकंड लेक्चर है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और हिस्टोरिकल के बैकग्राउंड में कुछ एक्ट पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आज का इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से शुरू करते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। जनरली यह एक्ट आया कब? 1857 का जो विद्रोह हुआ, 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में एक भारत शासन अधिनियम आया, और उसके बाद पहला कोई परिषद अधिनियम आया, काउंसिल एक्ट। तो वह है 1861 का काउंसिल एक्ट, है ना। जैसे इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ एक कोऑपरेशन होना चाहिए इंडियन का, मतलब कि कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसके कारण बाद में 3 गो लगातार ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा काउंसिल एक्ट लाना पड़ा, जिसमें से पहला आया 1861 का काउंसिल एक्ट, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसके द्वारा क्या हुआ कि इंडियन को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक्स्ट्रा कहीं पार्टिसिपेंट मिलेगा। तो सबसे पहला जैसे इंडियन को क्या किया गया, इंडियन समूह को एसोसिएट किया गया किससे? लॉ मेकिंग प्रोसेस से। इंडियन को ऐड किया गया किससे? लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब कानून बनाने की प्रक्रिया में इंडियन का भी पार्टिसिपेशन आ गया। तो इसके द्वारा देखो, जो वायसराय उस समय थे, वायसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियन एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। मतलब अपने काउंसिल को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वायसराय के द्वारा नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में नॉमिनेट किया जा सकता है किसी भारतीय को, जो लॉ बनाने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऐसा हुआ क्या कि 1862 में, इन 1862, जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने क्या किया कि 3 को इंडियन को नॉमिनेट किया, 3 इंडियन को। अब तीनों का नाम क्या है? एक थे राजा ऑफ बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के महाराजा, तीसरे थे सर दिनकर राव। तीन को पहली बार इंडियन को लॉ मेकिंग प्रोसेस में, मतलब कि एसोसिएशन के रूप में नॉमिनेट कर दिया गया कि वे लोग लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और किसके द्वारा? वायसराय कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट इसी में पॉइंट आ जाएगा कि मतलब 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट में सेकेंड क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव पावर था किसका, अलग अलग प्रेसिडेंसी का, उस सबको फिर से रिस्टोर कर दिया गया, मतलब डिसेंट्रलाइज किया गया पहली बार। उससे पहले डिसेंट्रलाइजेशन होता था। अब क्या हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि जो पावर है उसको बाई पार्ट कर दिया गया। तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था एंड जो ना मद्रास प्रेसिडेंसी था, इन दोनों प्रेसिडेंसी को क्या किया गया? इनके लेजिस्लेटिव पावर को रिस्टोर कर दिया गया। रिस्टोर लेजिस्लेटिव पावर, इनका जो कानून बनाने की शक्ति है उनको फिर से वापस कर दिया गया, है ना। यहाँ तक कि 1861 के परिषद अधिनियम में और भी हुआ, जो नया लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश किया गया। न्यू लेजिस्लेटिव किसके लिए?
बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए, है ना, पंजाब के लिए, है ना। तो कब कब किया गया? तो 1862 में, 1866 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का, 1862 में बंगाल के लिए, और पंजाब के लिए 1897 में क्या आया कि मतलब न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट के लिए, यहाँ तक कि जो वायसराय था वो रूल बना सकते थे, ऑर्डर अपने पास कर सकते थे इसके द्वारा। तो इसके लिए इनको मानने के लिए एक पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया। अब पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो पहली बार फर्स्ट टाइम की पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, है ना, इन कितना 1859 में। अब इस पोर्टफोलियो सिस्टम को 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें अप्रूवल मिल गया, है ना। जैसे वायसराय को ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर दे दिया गया। वायसराय को क्या पावर दे दिया गया? ऑर्डिनेंस इशू, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। अभी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दो के पास होता है, एगो भारत में राष्ट्रपति के पास और दूसरा राज्यपाल के पास। तो उसी समय भारत का इंडिया में हेड कौन होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का? तो डेट इज वायसराय, और उसको अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त की अगर। और दूसरी बात कि इस ऑर्डिनेंस का जो वैलिडिटी कितना मंथ रहा? 6 मंथ। आज भी अध्यादेश की वैलिडिटी होती है 6 मंथ। जब सेशन नहीं चलता है तो कानून बनाने की जरूरत होती है, तो ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाता है जो लगभग 6 महीने तक वैलिड होता है। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का फीचर। अभी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की बात कर रहे हैं। तो इसके द्वारा जो नॉन ऑफिशियल मेंबर था सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसको और इंक्रीज कर दिया गया, है ना। मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों जगह, यहाँ तक कि सेंटर और प्रोविंस दोनों में, सेंटर मतलब केंद्र में और प्रोविंस मतलब प्रांत में, दोनों में जो इसका मेंबर है ना उसको इंक्रीज कर दिया गया। समझ रहे हो ना? तो जैसे इंक्रीज कर दिया गया, है ना, तो और ज्यादा जनसंख्या बढ़ गया इनका। दूसरा बात, लेजिस्लेटिव काउंसिल को के मेंबर को क्या कर दिया गया, इससे बजट पर डिस्कशन होता था तो उसमें भी दे दिया गया कि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर डिस्कशन होगा। पहले क्या होता था कि इंग्लैंड से बजट बनता था, जब बजट के आया वही सब कुछ एलोकेट हो गया। लेकिन अभी इंडिया में कोई काउंसिल के अंतर्गत कोई बजट नहीं बनता था, ये बस डिस्कशन उस पर नहीं होता था। तो यहाँ पर डिस्कशन बनाने का क्षमता दे दिया गया। पावर ऑफ डिस्कशन ऑफ द बजट इन कहा? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। यहाँ तक कि जो एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन पूछने का राइट दे दिया गया, मतलब एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछने का राइट। तो ऐसा बहुत सारा अधिकार धीरे धीरे दिया जाने लगा, समय आएगा बदलाव होगा, है ना। इस प्रकार से अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही बता रहा हूँ। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट
और इस सब को, इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान ध्यान रखना, इसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। देखो यहाँ दो व्यक्ति है, लॉर्ड मॉर्ले, लॉर्ड मिंटो, इन दोनों के नाम से इसको बोलते हैं। तो लॉर्ड मॉर्ले उस समय भारत के क्या थे, एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव। और लॉर्ड मिंटो क्या थे, वायसराय, वायसराय ऑफ इंडिया। 1909 के टाइम में भारत सचिव कौन था, लॉर्ड मॉर्ले, जो ब्रिटेन में बैठते थे भारत के प्रशासन को संभालने के लिए। और लॉर्ड मिंटो कौन थे, भारत में हेड होते थे, वायसराय। तो 1909 में जो भारतीय परिषद अधिनियम आया, इंडियन काउंसिल एक्ट, उसको जनरली हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट भी बोलते हैं। तो इसके द्वारा होता क्या है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहाँ भी इसमें भी मेंबर का नंबर बढ़ाया जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर जो है, सदस्यों की संख्या, उसको बढ़ा दिया गया दोनों लेवल पर, प्रांतीय स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर, दोनों पर। तो अब कितना हो गया, पहले 16 को था, अब मेंबर कितना हो गया टोटल मिला के, 60 मेंबर। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर 60 को हो गया, है ना। यहाँ तक कि लेकिन राज्यों में तो सब जगह बराबर नहीं था, कहीं पॉपुलेशन ज्यादा है, कहीं कम है, तो उसके अकॉर्डिंग होता था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर की संख्या कितना हो गया, 60, पहले था 16, है ना। यहाँ तक कि मतलब जो भारतीय है उसको एसोसिएशन बनाने का राइट दे दिया गया पहली बार, है ना। तो भारतीय को पहली बार एक व्यक्ति थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये पहली बार कोई वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई इंडियन था जो ज्वाइन किया। याद लिख लेना क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वायसराय की विधान परिषद को ज्वाइन करने वाला कोई पहला भारतीय है तो कौन है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, है ना। मतलब कि इनको लॉ मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया था। लॉ मेंबर, कानून में मदद करने वाला सहायक। यहाँ तक कि 1905 में सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग हो रहा था, तो 1909 में इस एक्ट के द्वारा जनरली मुस्लिम को का जो सेपरेट इलेक्टोरेट का मेथड था, सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन प्रणाली, उसको एक्सेप्ट किया गया या एक्सेप्ट किया गया। इंट्रोड्यूस तो पहले से ही होता था लेकिन एक्सेप्ट कर लिया गया, है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। यहाँ तक कि जो मुस्लिम की ओर से जो खड़ा होंगे उसको सिर्फ मुस्लिम वोटर ही वोट देंगे, बात खत्म। तो इस समय मतलब कि रियल में देखोगे जो एक्ट है ना, वो लेजिस्लेटिव कम्युनलिज्म को बढ़ावा देता है, मतलब कि कम्युनलिज्म को लीगलाइज करता है। तो संप्रदायवाद है उसको कानूनी रूप प्राप्त कर दिया। तो हमेशा पूछा जाता है इस समय कौन है, लॉर्ड मिंटो है। तो लॉर्ड मिंटो वायसराय है, तो लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन है,
लॉर्ड मिंटो, जो उस समय के वायसराय थे। तो लॉर्ड मिंटो हो गया फादर ऑफ कम्युनल, मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के पिता किसको कहा गया? लॉर्ड मिंटो को। यहाँ तक कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड किया किसको? प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, यूनिवर्सिटीज में, जमींदारी में, ये सब लाया गया। इसके बाद जो एक्ट आता है, ये तो तीनों काउंसिल एक्ट हो गया। उसके बाद अपना एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, GOI। ये भी तो GOVT भी गवर्नमेंट को तो शॉर्ट में ही लिखा हुआ है, लेकिन GOI एक्ट हम लिखते हैं। वैसे ही आप लोग भी शॉर्ट लिखने की कोशिश कीजिएगा, एग्जाम में नहीं लिखना है, कॉपी में लिखना है, पढ़ना कम पड़े। तो यह एक्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब हुआ? 20 अगस्त, अगस्त 20 1919 को। ओह सॉरी, मतलब कि अगस्त 20 1917 को एक घोषणा कर दिया गया था कि पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया में। मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्पॉन्सिबल, इसको घोषणा करने के कारण तो यह एक लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और इसको लागू कब किया गया? तो 1921 में। ध्यान रखना, देखो जो 1919 का एक्ट जो है, इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे मोंटेग्यू, मतलब कि इसको हमेशा ना, इस समय भारत के गवर्नर वायसराय थे चेम्सफोर्ड, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड मोंटेग्यू। तो इसीलिए इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। मोंटेग्यू, MONTAGUE, चेम्सफोर्ड। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। देखिए बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है, उसको लाने की पहले से ही कर दिया गया था कि 1917 में 20 अगस्त को एक घोषणा कर दिया गया था कि सरकार क्या होगा कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस लाएगा या गवर्नमेंट बनाएगा, है ना। तो इसी के कारण 1919 में एक भारत शासन अधिनियम आया 1919 का। और इस समय भारत के वायसराय थे कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय है ना। और ये है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव। तो इसलिए दोनों का नाम मिला के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोलते हैं। तो इस मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में क्या होता है, इसको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी तो फीचर देखेंगे ना। देखो इसका अगर फीचर देखते हो तो जनरली क्या हुआ कि जनरली जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था ना, उसको दो पार्ट में बांट दिया गया। फिर से देखो इसके द्वारा गवर्नमेंट क्या सोची कि सेंट्रलाइज या यूनिटरी सिस्टम जो गवर्नमेंट का है उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिटरी सिस्टम, उसको क्या रखना है? कंटिन्यू रखना है। यहाँ तक कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उसको दो लिस्ट में डिवाइड कर देना है।
एक क्या होना चाहिए, है ना, रिजर्व लिस्ट और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट। देखो अब रिजर्व में ट्रांसफर दोनों सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट। तो रिजर्व में जो इम्पोर्टेंट होगा ये रिजर्व हो जाएगा, है ना, और जो ट्रांसफर्ड है उसमें जो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है वो मिनिस्टर के कंट्रोल में दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो एक रिजर्व कर दिया, हस्तांतरित कर दिया, आरक्षित कर दिए, दूसरा ट्रांसफर कर दिए, तो इस प्रकार से फिर से डीआरकी का सिस्टम आ गया। मतलब जैसे डुअल स्कीम आएगा तो उसको द्वैत शासन बोलेंगे। डाईआरकी बोलिए, डीआरकी बोलिए। फिर अगेन डीआरके सिस्टम कंटिन्यू हो गया। यहाँ तक कि पहली बार था जब बाई कैमरलिज्म लाया गया और डायरेक्ट देश में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन फर्स्ट टाइम इसके द्वारा, है ना, बाई कैमरलिज्म आया, द्वैत शासन प्रणाली, मतलब कि राज्य स्तर पर अलग, प्रोविंस स्तर पर अलग, सेंट्रल स्तर पर अलग। और इसके द्वारा क्या हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा इसको भरा गया। डायरेक्ट इलेक्शन बताए ही थे कि जब मतलब कि पीपल डायरेक्ट, मतलब कि जो सिटीजन हो डायरेक्ट अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे तो उसको डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर पीपल्स के द्वारा, जो लोगों के द्वारा चुना गया अगर रिप्रेजेंटेटिव है, वह किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे तो उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, है ना। तो जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, इलेक्शन तो इसी के लिए होगा। जो समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें 2 हाउस बन गया। अब 2 पार्ट क्या हो गया, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर हाउस किसको कहा गया, काउंसिल ऑफ स्टेट को। और लोअर हाउस किसको कहा गया, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या जनरली लेजिस्लेटिव असेंबली को। हाँ, मतलब ये क्या हो गया, लोअर हाउस, और ये हो गया अपर हाउस। ध्यान रखना इस बात को। और हाउस में जनरली डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा ही चुन के आ रहा है रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ तक कि अब जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था उसमें 6 में से 3 मेंबर भारतीय कर दिया गया। उसमें से टोटल 6 मेंबर्स में से 3 क्या कर दिया गया, इंडियन। समझ लो ना। यहाँ तक कि पहली बार जनरली जैसे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को प्रोवाइड किया गया, मतलब कि पहले मुस्लिम के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाला मुद्दा चलता था, सेपरेट इलेक्शन, सेपरेट इलेक्टोरेट। अब अलग अलग उसको भी तो फैल, मतलब और ज्यादा विस्तार कर दिया गया। तो क्या किया गया, जैसे तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था
है ना, उसके और ज़्यादा क्या बोल सकते हो, एक्सटेंड कर दिया गया। अब सिर्फ मुस्लिम के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो गया, अब क्या हो गया, जनरली सिख के लिए भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जहां जिस कम्युनिटी के लोग ज्यादा हो वहां से वही खड़ा होगा और वही कम्युनिटी वोट देगा। वैसे ही कर दिया गया किसके लिए, सिख तो हो ही गया, जो इंडियन क्रिश्चियन है उसके लिए, एंग्लो इंडियन जो था उसके लिए। वेट करो एक मिनट।
हेलो हेलो। जी सर। फोन आ गया था बीच में, जी मेरे असिस्टेंट इंजीनियर जो है वो फोन करने लगे, खराब हो जाता है। अब देखिए, अब थोड़ा जाना पड़ेगा हमको भगवानपुर थोड़ा देर में, ओके 10-15 सर, कोई मिनट। बात नहीं। आपको पढ़ा देते हैं, इसके बाद वाला क्लास बंद होगा, नहीं तो अच्छा, थोड़ा लेट यूट्यूब कर वाला दिया। क्लास नहीं हो पाएगा? नहीं पढ़ा पाएंगे, मेरे साथ यही ना हो जाता है, क्या करिएगा, ड्यूटी भी है ये भी, जैसे आप लोग का स्थिति है वैसा ही मेरा भी। हम्म। चलिए, कोनो प्राइवेट जॉब तो है नहीं कि थोड़ा सा टाल सकते हैं। नहीं नहीं। चलिए, तो फिर से रिकॉर्ड करते हैं। क्या क्या बता दिए थे, जैसे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात बता रहे थे ना, जी, उसको एक्सटेंड कर हाँ, करना एक्सटेंड कर दिया दिए। सिख के लिए, जिस हाँ, जिस और कम्युनिटी के लिए वो। और भी कम्युनिटी है जो भी है वो सब लोग अब देखिए, जनरली कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग यही होता है कि जो कम्युनिटी के लोग वहाँ वोट में खड़ा होंगे ना, कैंडिडेट बनेंगे, उसी कम्युनिटी के लोग उसको वोट देंगे, अब बस हो गया, वही जीतेगा, जी। हम्म। है ना। तो इससे और भी जो कास्ट के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, वो उनको तो उनका तो लॉ को वायलेट हो रहा है ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगेगा। तो इस प्रकार से ये जी। बहुत बुरी चीज थी। आज भी हम्म। सांप्रदायिक चीजों का बुरा ही होता है। फिर से हम्म। रिकॉर्ड करते हैं। ठीक। तो देखिए, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में मतलब कि और एक्सटेंड कर दिया गया, यहाँ तक कि, है ना, जो वोट देने का राइट था, उसको भी थोड़ा सा जनरली इसके आधार पर क्या बोलते हैं, जैसे प्रॉपर्टी के आधार पर, या कौन टैक्स पे करता है, कितना शिक्षा है, उसके आधार पर वोट देने का अधिकार दिया गया। एक नया पोस्ट, न्यू पोस्ट किस चीज का पोस्ट था, हाई कमिश्नर का पोस्ट। हाई कमिश्नर का एक नया पोस्ट को इस एक्ट के द्वारा क्रिएट किया गया था। है ना। यहाँ और पहली बार कि जैसे अभी यूपीएससी जो है ना, सेंट्रल क्या बोलते हैं कि जनरली सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन या पब्लिक सर्विस कमीशन को पहली बार एस्टेब्लिश किया गया 1926 में, इसी के एक्ट के द्वारा। नाइनटीन 26 में मतलब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ, 1926 में, ये क्वेश्चन पूछ देगा। पहली बार स्टेट के लिए प्रोविंशियल बजट बनाया गया। प्रांतों के लिए बजट बनाया गया पहली बार, ये ध्यान रखिए। और इसी समय एक और घोषणा किया गया कि क्या करना है कि मतलब कि 10 साल के बाद जनरली अभी जितना भी एक्टिविटी किया गया इस एक्ट के द्वारा, उस सबको, उससे क्या देश में कितना सुधार हुआ, उसके लिए एक कमीशन आएगा, है ना। और वह कमीशन क्या करेगा, मतलब एक प्रकार से जांच करेगा कि इस एक्ट को लाने से क्या लाभ हुआ है, क्या नहीं हुआ है।
तो पहली बार इसी के द्वारा साइमन कमीशन आएगा। क्या आएगा? साइमन कमीशन। देखिए इसके बाद थोड़ा सा साइमन कमीशन टॉपिक बना लीजिएगा। साउंड क्लियर अगर सुनाई दे रहा है तो चैट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिए। अब थोड़ा सा स्क्रीन चेंज हो गया होगा। चलिए, तो साइमन कमीशन पहली बार आना था 10 साल के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद 10 साल के बाद आना था। कितना में आता? 1929 में। लेकिन गलती से क्या आ गया, 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन करके भेज दिया गया। 2 साल पहले। कितना साल पहले? 2 ईयर बिफोर। ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही 2 साल पहले भेजा गया, और दूसरी बात इसमें था कि कुछ ना कुछ भारतीय होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए साइमन कमीशन में। लेकिन 7 मेंबर था, 7 मेंबर, 7-10 का एक बोर्ड था, या 7 मेंबर स्टेट्यूटरी कमीशन था। है ना? और इसका हेड कौन थे? सर जॉन साइमन अध्यक्ष थे, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं? साइमन कमीशन। तो जैसे ही सातों के सातों जो मेंबर है, 7 मेंबर, इसमें एक को कोई इंडियन नहीं है। जब एक भी इंडियन नहीं है तो इसका लोग विरोध करेंगे। ओनली ब्रिटिश है, ओनली ब्रिटिशर्स है, ओनली इंग्लिश है, एक भी इंडियन नहीं है, नो इंडियन। तो इंडियन जब मेंबर नहीं होगा तो सब यहाँ के जो नेशनलिस्ट लोग था वो विरोध करने लगे। यहाँ तक कि एक नारा बड़ा फेमस लगाते थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। है ना? इसी साइमन कमीशन के विरोध में जनरली लाला लाजपत राय को लाठी लग गया था, तो जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक कि बाद में साइमन कमीशन जब रिपोर्ट बना के इंडिया का भेजा, उसने रिपोर्ट अपना साइमन कमीशन कब बनाया? 1930 में रिपोर्ट सबमिट किया। रिपोर्ट को, साइमन कमीशन का रिपोर्ट सबमिट कब हुआ? 1930 में। है ना? तो इसने सबसे पहला अपना कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट सबमिट करेगा, तो कुछ ना कुछ तो अपना सजेशन देगा ना। इसका सजेशन था जो डीआरकी का सिस्टम था, डीआरकी जो है द्वैत शासन वाला, उसको एबॉलिश कर दो। पहला था डीआरकी को एबॉलिश करना है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का और एक्सटेंशन चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। है ना? प्रांत में जो है वहाँ, यहाँ तक कि ब्रिटिश फेडरेट, मतलब कि एक ऐसा, मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मतलब ब्रिटिश भारत का को फेडरेशन बना देना है। यहाँ तक कि जो उसमें ब्रिटिश जो प्रिंसली स्टेट था उसको भी शामिल करो, रजवाड़ा लोग है उस सबको जोड़ दो। और इसी समय एक और काम हो रहा था, इसी के आधार पर उसी समय एक भारत में
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, गोलमेज सम्मेलन, नाम सुने होंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितना हुआ टोटल? 3 नंबर। एक हुआ 1930 में, 1931 में, एक हुआ 1932 में। उसी समय भारत में चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको सीडीएम भी बोल सकते हो शॉर्ट में। तो इसमें तो कोई पार्टी, मतलब कि सिर्फ कांग्रेस पार्टिसिपेट किया था, गांधी जी कांग्रेस की ओर से। किसमें? सेकेंड में। जनरली फर्स्ट में तो कांग्रेस, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने वाले एक ही व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या? भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, नाम ध्यान रखना। और दूसरा में गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। और थर्ड में जनरली दोनों में, एक फर्स्ट में, दोनों में नो आउटकम, कुछ आउटकम नहीं निकला। लेकिन थर्ड वाले में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया, फिर भी एक हुआ कि कुछ ना कुछ आउटकम निकाला गया, जिसमें आया व्हाइट पेपर, एक व्हाइट पेपर बनाया गया, उसमें जो रिकमेंडेशन था। और उसी के आधार पर भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, भारत शासन अधिनियम 1935, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट जो रिफॉर्म आता है वह क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके पहले ही 1932 में एक चीज आया था जिसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड, ये कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? यह क्वेश्चन पूछता है। और कब किया गया? अगस्त 1932 में। जनरली उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ के? ब्रिटेन के। उन्हीं के द्वारा यह सांप्रदायिक अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट भी इसको हिंदी में बोलते हैं, सांप्रदायिक पंचाट या अवार्ड, इसकी घोषणा की गई, है ना। तो इसने क्या किया? इसके द्वारा जो कम्युनल अवार्ड था या कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम था, उसको मतलब कंटिन्यू रखा गया और यहाँ तक एक्सटेंड भी किया गया। इसी को बोलते हैं कम्युनल अवार्ड, कि अब सांप्रदायिक चीज तो हमेशा चलते रहेगा। इसी के बाद समय एक और आया था, पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट, है ना। तो ये सब चीज को हिस्ट्री में पढ़ना है, पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पॉलिटी की चीज को पॉलिटी में। इसी समय आया आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 को देखो। इस सबको स्क्रीनशॉट करके अपना नोट्स बनाते चलिएगा और भी बुक से भी पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 आया था, इसमें 321 को सेक्शन था और 10 शेड्यूल था, मतलब 10 गो अनुसूची, 10 गो शेड्यूल, है ना, और 321 गो सेक्शन है ना। मतलब एक प्रकार से इसके द्वारा इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की गई, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो इसका फीचर क्या था कि पहली बार ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया। ऑल इंडिया फेडरेशन किस लेवल पर? एक तो सेंट्रल लेवल पर, है ना। तो उसमें प्रोविंस को भी एस्टेब्लिश, मतलब जोड़ा गया। यहाँ तक कि जो प्रिंसली स्टेट था महाराजा का, है ना, उस सब को इसमें शामिल कर लिया गया। दूसरा काम किया गया, जो भी सब्जेक्ट था उसको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया। जो पावर है सेंटर और प्रोविंस को, उसको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया। पावर को कितना लिस्ट में? एक बनाया गया फेडरल लिस्ट, एक बनाया गया प्रोविंशियल लिस्ट, और एक बनाया गया जनरली कॉन्करेंस लिस्ट। फेडरल लिस्ट में जनरली कितना था? 59 आइटम, प्रोविंशियल लिस्ट में 50
4 आइटम और कंकरेंट लिस्ट में 39 आइटम्स, याद रखिएगा। और जो रेसिड्यूअरी पावर होगा वो किसके पास जाएगा? वायसराय के पास। उस पर कानून बनाने का काम करेगा कौन? वायसराय। दूसरा काम किया गया कि जो डीआरकी सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया गया। डीआरकी को क्या कर दिया गया? एबॉलिशन कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, है ना। फिर भी कुछ दिन तक चलते रहा। यहाँ तक कि जो सेंटर में बाइकैमरलिज्म लाया गया, द्वैत शासन, मतलब कि द्विसदनात्मक। और जो मेंबर होता था, पहले 6 गो मेंबर था वायसराय का हेल्प करने के लिए, उसको बढ़ा गया, कितना कर दिया गया? 11 गो। कितना कर दिया गया? 11 मेंबर। ओ सॉरी, मतलब कि जो प्रांत में बाइकैमरलिज्म, सेंटर में तो बाइकैमरलिज्म था ही, मतलब बोल रहे हैं कि इसमें प्रोविंस में बाइकैमरलिज्म लागू किया गया। और इसमें अब जो प्रोविंस का संख्या है, मतलब नंबर ऑफ प्रोविंस, उसको कितना कर दिया गया? 11 गो। टोटल 11 गो प्रांत बन गया। एक बन गया जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंस, है ना। इस सबको और ज्यादा जोड़ दिया गया। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी जनरली सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि प्रोवाइड किया गया। जो डिप्रेस्ड क्लास थे उसको भी सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया। वुमेन या जो लेबर वर्कर थे उनको भी। मतलब एक प्रकार से जो उस समय की जो गवर्नमेंट ऑफ, है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 था ना, उसको एबॉलिश कर दिया गया। और उसके जगह पर जनरली कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ला दिया गया, है ना। तो इस समय तक जो पॉपुलेशन था ना, लगभग 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट दे दिया गया है। वोटिंग राइट कितना परसेंट पॉपुलेशन को? 10% पॉपुलेशन को। और इसी एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक्ट है आरबीआई एक्ट, कितना 1934 एक्ट है। लेकिन पहली बार 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। और यह किस कमीशन के रिकमेंडेशन पर किया जाता है? हिल्टन यंग कमीशन, याद रखना है सब। हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर आरबीआई बनाया गया, है ना। यहाँ तक कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी एस्टेब्लिश किया गया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस क्या होता था कि यह एक प्रकार से जो प्रोविंस थे, प्रांत थे, या राज्य बोलोगे उसको, है ना, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन। और यहाँ तक कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 2 और बनाया गया। एक सेंटर के लिए हो गया, एक प्रोविंस के लिए हो गया। मान लो कि कोई 2 या 2 से अधिक राज्य चाहता है कि हम अपना मतलब कि जो कमिश्नर है ये सब कोई अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए ज्वाइंट सर्विस कमीशन को भी प्रोवाइड किया गया, उसको एस्टेब्लिश किया गया। यहाँ तक कि एक 1937 में एक फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया। इंडिया में फेडरल कोर्ट कब बना, है ना, 1937 में। तो इस प्रकार से 1935 का एक्ट आ गया। इसके बीच में बहुत सारी घटना घटी, उसको भी पढ़ सकते हो। इसके बाद आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। अब इसके द्वारा जनरली कब आया? 15 अगस्त 1947 को। और भारत आजाद हो गया, है ना। 2 गो डोमिनियन बना भारत, एक बना पाकिस्तान और एक बना इंडिया, है ना। तो जैसे ही पाकिस्तान बना, जनरली जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान का बॉर्डर किसके द्वारा खींचा गया था? मतलब बॉर्डर लाइन रहमत अली, चौधरी रहमत अली,
जो पाकिस्तान है ना 5 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पंजाब है ना, अफगानिस्तान, कश्मीर है ना, सिंध, और तान जो है लास्ट वाला वो बलूचिस्तान का है, उसमें से लास्ट वाला जोड़कर। तो ये सब इससे 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 मिलकर चौधरी रहमत वली ने पाकिस्तान नाम दे दिया, और इंडिया पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को डिफाइन किया गया, जिसको नाम है क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा। जनरली उस समय इसे पाकिस्तान 2 पार्ट में था, एक था ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, और एक वेस्ट पाकिस्तान था जो अभी का पाकिस्तान है। और 1971 में ईस्ट पाकिस्तान भी बांग्लादेश के रूप में नया राज्य नया देश बन गया। इतना क्लियर है? और सबसे पहली बात जान लो कि यह जो घोषणा किया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उस वो किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो लॉर्ड माउंटबेटन को ध्यान रखना कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया बनता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया, है ना। और जवाहरलाल नेहरू जो थे, क्या बनाया गया? प्राइम मिनिस्टर। राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया, है ना। और बहुत सारे मिनिस्टर बनाए गए, पोर्टफोलियो डिफाइन किया गया। तो 2 चीज हमेशा ध्यान रखना, है ना। एक अंतरिम गवर्नमेंट बना 1946 में, है ना। अंतरिम गवर्नमेंट का भी एक लिस्ट आता है, भेज देंगे आपको, उसको लिख लीजिएगा। और 1947 में जो पहला कैबिनेट बना था, कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी कि किसको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया था, वो सब। और अभी प्रेजेंट में कौन सा लोकसभा है ना, और उसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, जितने भी मिनिस्टर है, उतना चीज याद रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेलो, अब बोलिए। यस सर। अभी जितना बताया है समझ में आया था सब बात, जी। है ना। तो इस प्रकार से अपना ये हिस्टोरिकल बैक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म हुआ। अब हम लोग को पढ़ना है अच्छा। क्या, जैसे संविधान सभा बैठता है ना संविधान बनाने के लिए, जी। उसका का क्या काम है, तो हम अगला दिन पढ़ेंगे। और इस समय जो हिस्ट्री वाला है उसको बंद करना है, नहीं पढ़ाएंगे। तो थोड़ा हम ग्रुप में जी मैसेज करते हैं। जी ठीक है।